सृष्टि जयंत देशमुख, जागृति अवस्थी, प्रेमवदा माधलकर एंड मेनी मोर। दोस्तों, इन सब यूपीएससी टॉपर्स में दो चीजें कॉमन है। पहला, सोशियोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सफलता में, एंड दूसरा, इन्होंने स्लीपी क्लासेस का कंटेंट या फिर टेस्ट सीरीज फॉलो की। दोस्तों, हम अपने सोशियोलॉजी के कोर्सेज में आपको ना सिर्फ रैंक ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि करंट अफेयर अपडेट्स भी साथ साथ ही देते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए 120 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप उनको लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए, फीडबैक लीजिए। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल, 1-on-1 मेंटरशिप भी अब आपको अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों, हमारा एक सपना था कि हम देश के ग्रास रूट से टॉपर्स क्रिएट करें, एंड वो पूरा होता जा रहा है। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एंड अगर आप अभी भी थोड़ा अनडिसाइडेड हैं तो हमारे YouTube पर जाकर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए, बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं। एंड उसके बाद अगर लगता है लेवल थोड़ा रेज करना है, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे क्लासेस में एंड आफ्टरवर्ड्स विद अ टॉप रैंक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल करी है। मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था, और मैंने ऑप्शनल में पेपर 1 में 160 और पेपर 2 में 136 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और आज ब्रॉडली मैं अपनी ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजी थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से मैं करती थी, और उसके अलावा जो मेरी बुक लिस्ट थी वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एस्पिरेंट के माइंड में आता है कि क्या ऑप्शनल चूज़ करें, तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए कि जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज़ है, एक तरह से जिसमें आपका ग्रेजुएशन है, अगर वो ऑप्शनल आपको मिल रहा है तो आप उसको चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपने एक तरह से उसको 3-4 ईयर्स अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने भी किया होता है उस पीरियड में पढ़ा होता है, तो आप उससे एक तरह से फ्रेंडली रहते हैं और आपको पढ़ने में इसलिए ईजी होता है। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो वो जो है ऑप्शनल जो मेंशन्ड है यूपीएससी की स्कीम में वो नहीं था। तो जब मैंने बाकी ऑप्शनल जब देखना स्टार्ट किए तो मुझे सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल लगा जो कि एक तरह से उसका सिलेबस जब मैंने पहले देखा वो काफ़ी कंसाइज था, उतना ज़्यादा नहीं था। मुझे लगा था कि 3-3.5 मंथ्स में मैं कवर कर पाऊँगी। उसके अलावा मेरा एक तरह से इंटरेस्ट भी आया सोशियोलॉजी में, क्योंकि मुझे लगा कि एज अ सिविल सर्वेंट मुझे सोसाइटी में जाके काम करना पड़ेगा, तो जितना मैं सोसाइटी को जान सकूँ, कैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व हुई है वो समझ सकूँ, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं जो सोसाइटी के हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेंस हैं, चिल्ड्रन हैं, पॉवर्टी इश्यूज़ वगैरह हैं, इन सब को जितना मैं क्लोजली जान सकूँगी उतना मेरे लिए ईजी होगा इनको इन फ्यूचर रिजॉल्व कर पाना। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था। तो कुछ ब्रॉड फैक्टर जैसे मैंने बताया, तो जब आप ऑप्शनल चूज़ करें तो सबसे फर्स्ट चीज़ जैसे मतलब आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो। सेकंड, अगर आपका इंटरेस्ट, सबसे पहले चीज़, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जर्नी लंबी हो और ऑप्शनल अप्रॉक्स पेपर 1 पेपर 2 के मिला के 500 मार्क्स कैरी करता है, तो ऑप्शनल आप ऐसा चूज़ करिए कि अगर आपका जर्नी लंबा होता है तो आप बोर ना हो उस ऑप्शनल से, एक इंटरेस्ट रहे। तो मेरे साथ ऐसा था कि जब मैं जीएस पढ़ के थोड़ा बोर होने लगती तो मैं अपना ऑप्शनल पढ़ लेती थी, क्योंकि उससे एक तरह से मेरा सिलेबस होने लगता था और मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। तो आप यही ऑप्शनल चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको पढ़ने में मन लगे, आप बोर ना हो उस ऑप्शनल से। थर्ड थिंग हो जाती है मटेरियल अवेलेबिलिटी की, क्योंकि काफ़ी ऑप्शनल ऐसे होते हैं, खासकर जो टेक्निकल होते हैं, कि उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उन्हें कंपाइल करना पड़ता है, बहुत अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप इसमें भी ध्यान रखें कि आप जो भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं उसका एक सिंगल पॉइंट में आपको मटेरियल मिल जाए, आपको मटेरियल इकट्ठा करने में कम से कम ज़्यादा मेहनत ना लगे। जो मेहनत आप मटेरियल इकट्ठा करने में लगेंगे वो आप इससे अच्छा पढ़ने में कर लेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया था, और आप भी इन फैक्टर्स का वो कर सकते हैं। अगर कभी कभी होता है कि 2-3 ऑप्शनल में आप कंफ्यूज होते हैं तो आप सबका सिलेबस देख लीजिए, उसके अलावा हर ऑप्शनल का आप जो है बुक देख लीजिए, मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, तो 1-1, 2-2 चैप्टर्स आप हर ऑप्शनल का पढ़ लीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस ऑप्शनल में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या पढ़ने में आपको एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ ये आप कर पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं। क्योंकि ऑप्शनल में होता है कि हमें एक्सटेंसिव स्टडी करना पड़ता है, एक लेवल अप करके ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है। तो आप जब वो देख लीजिए कि आपका थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो रहा है वो सिलेबस पढ़ते पढ़ते या बुक पढ़ते पढ़ते, तो वो ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर बात करें हम रिसोर्सेज की, तो सोशियोलॉजी का जो मैं रिसोर्सेज है वो मैंने लिमिटेड रखे थे। मैंने यही सोचा था कि मैं कम पढ़ूँ एक तरह से, लेकिन जितना पढ़ूँ उतना ज़्यादा रिटेन कर पाऊँ, उतना आउटपुट जो है मैं अपने सोशियोलॉजी में दे पाऊँ। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने प्रिपेयर की थी वो थी नितिन सांगवान सर का बुक आता है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके, मैंने वो पढ़ा था। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बाइफरकेटेड है, तो मैंने उसको मोर कवर किया है। उसके अलावा जो 11th-12th की NCERT आती हैं, एक फॉर एग्जांपल आता है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी करके एक NCERT है, उसका एक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है, और उसके अलावा एक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी NCERT बुक आता है। ये 3 NCERTs मैंने पढ़े थे। जो हमारा UPSC का सिलेबस है उसका पूरा ओवरव्यू इन 3 NCERT बुक से मुझे मिल गया था। कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मुझे इसमें मिल गए थे, कुछ अच्छी थ्योरीज मिल गई थी जो मैं अपनी आंसर राइटिंग में कोट कर सकती थी। इसलिए NCERTs ने कहीं ना कहीं मेरा, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से निकल कर आई थी, तो इन NCERTs ने एक सोशियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग मुझे क्रिएट कर दिया था, और मेरा जो फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और सिलेबस का जो एक आइडिया मुझे लग गया था कि ओके ये ब्रॉड पॉइंटर्स हैं और उसका थोड़ा इन्हांस्ड वर्जन मुझे पढ़ना है। उसके अलावा नितिन सांगवान सर का जो बुक है इसमें पेपर 2 का जो पार्ट है वो उतना डिटेल्ड नहीं है, तो उसके लिए मैंने जो है महापात्रा सर के जो हैंड रिटन नोट्स आते वो मैंने लिए थे, तो वही मैंने पूरे नहीं पढ़े थे। उसके कुछ चैप्टर, फॉर एग्जांपल सोशल मूवमेंट चैप्टर था, वो मैंने उससे किया हुआ था। उसके अलावा स्लीपी क्लासेस जो थे उसका भी मैंने पूरे क्लासेस नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, स्पेशली पेपर 2 के लिए मैंने, पेपर 1 तो मोर और लेस मैंने नितिन सांगवान सर का बुक से ही किया था, लेकिन पेपर 2 के लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज लिए हैं, क्योंकि पेपर 2 उतना अच्छे से उसमें डिटेल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा हमें मटेरियल ऐड ऑन करना पड़ता है। तो जैसे ट्राइब्स इन इंडिया करके चैप्टर है, उसके अलावा फैमिली और किनशिप चैप्टर है हमारे पेपर 2 में, तो इन सब के लिए मैंने स्लीपी क्लासेस देखे थे, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। ऑप्शनल जो है वो मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया, मैंने उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए उसके लिए मैंने पर्सनली हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ताकि मुझे रिवाइज़ करने के टाइम पे इजी रहे। उसके अलावा बाकी गूगल से मैं जो था अपना सप्लीमेंट करती जाती थी। ऑप्शनल के लिए और जो चीज़ मैंने करी है वो है टेस्ट सीरीज़। मैंने ट्रिम्प IAS का टेस्ट सीरीज़ लगाया था, तो टेस्ट सीरीज़ से मेरा प्रैक्टिस हो गया था, और जैसे मैंने बताया मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। जो फीडबैक मुझे मिलता है तो उससे मैंने अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व की और उन पर आगे काम किया। अब अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग का सोशियोलॉजी के लिए, तो सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग जो है वो GS से काफ़ी अलग रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब चीज़ सेम हो जाए, वरना वो एक सोशियोलॉजी का आंसर जो है वो इंडियन सोसाइटी का आंसर लगने लगेगा, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने अपने आंसर्स में अपनी गलतियों से ऑब्जर्व की कि ज़्यादा हमें सोशियोलॉजी के आंसर राइटिंग में फैक्चुअल नहीं लिखना है, कि बहुत फैक्ट्स लिख रहे हैं, फैक्ट्स वगैरह हम GS तक ही सीमित रखें। सोशियोलॉजी में जो थ्योरी लिखें, अपना ओपिनियन तो हमें देना ही है, लेकिन उसके अलावा जो थिंकर्स का ओपिनियन है तो वो दें। तो जैसे हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए जैसे था, मैंने एक दो थिंकर्स लिख के रखे थे कि ये टॉपिक आएगा तो मैं ये थिंकर कोट कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना प्रिपरेशन रखा था कि जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी मैं दूँ और अपना ओपिनियन भी दूँ। तो आंसर राइटिंग जब मैं करती, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चलता है, बॉडी लिखती थी, और जब कंक्लूजन पार्ट आ उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता के रखती थी, ताकि वो बहुत ही कंटेक्चुअल और बहुत ही एक तरह से थ्योरेटिकल आंसर ना लगे, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा तो एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी मेरी दिखेगी उसमें। तो इस तरह से मैं अपनी आंसर राइटिंग करती थी। ज़्यादा मैप वर्क के डायग्राम का यूज़ नहीं किया था मैंने। उसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए मैं पैराग्राफ्स की जगह पे फ्लो चार्ट्स वगैरह प्रेफर करती थी, क्योंकि प्रेजेंटेशन उससे इन्हांस हो जाती है, आंसर में विजिबिलिटी हो जाती है और मार्क्स जो हैं वो ऐड ऑन होने लगते हैं। तो इस तरह से मैं सोशियोलॉजी की जो थी अपनी आंसर राइटिंग किया करती थी। अगर हम टाइम का बात करें कि ऑप्शनल प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, तो ये सिलेबस वाइज वेरी करता है हर ऑप्शनल के लिए, क्योंकि जैसे टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं उनको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ ऑप्शनल, जैसे मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, तो अप्रॉक्स मुझे जो था वो 3.5 मंथ्स लगते थे पेपर 1 और पेपर 2 कवर करने के लिए। तो ये अपने अपने हिसाब से, अपने ऑप्शनल के हिसाब से होता है, और अपनी एक दिन में हम कितना घंटे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर डे 3 आवर्स अपने ऑप्शनल को दिया ही करती थी। तो इस तरह से 3.5 मंथ्स मुझे लगे थे मेरे ऑप्शनल प्रिपेयर करने में। उसके अलावा हम जब आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आंसर को अपने और इन्हांस कैसे करें, उसमें सबसे मेन चीज़ होती है इंटर सब्जेक्टिव जो रिलायबिलिटी है वो लेके आ सकें।
क्योंकि ऐसा है कि पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग मेंशन्ड है, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि हम अलग अलग आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमेशा एक कंपाइल्ड वे में कि जो पेपर 1 का टॉपिक हम कहीं ना कहीं पेपर 2 में उसको अपने आंसर्स में लिख सकें और पेपर 2 के जो हम पेपर 1 में उसको ऐड ऑन कर सकें, तो इससे एक इंटरडिपेंडेंस दिखता है और हमारा आंसर जो है वो एक होलिस्टिक वे में होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो कार्ल मार्क्स का जो हमारे दिया हुआ है सोशियोलॉजी के सिलेबस में भी, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आंसर आता था तो एक तरह से उसमें मैं जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक है इंडियन नेशनलिज्म का, मैं उसको कोट करती थी, क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वही है कि कैसे जब मटेरियलिस्टिक कंडीशन इवॉल्व हुई हैं, चेंज हुई, उससे हिस्ट्री इवॉल्व हुई है। तो वैसे इंडिया में भी हुआ था कि जैसे जैसे मटेरियल कंडीशन, जैसे हमारे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, फिर ब्रिटिशर्स आए तो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया, तो कैसे कैसे जब मटेरियलिस्टिक कंडीशन चेंज हो रही थी, उसी तरह से हिस्ट्री बदल रही थी, हिस्ट्री आगे बढ़ रही थी। तो ये जो एक कॉलोनियलिज्म का जो एग्जाम्पल था, वो मैं जो कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी था, उसमें मैं कोट करती थी, तो एक तरह से रिलेशन बन जाता था। उसके अलावा जो हमारा दूसरा है, जैसे मार्टिन का है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन का टॉपिक है, उसमें भी जो कॉलोनियलिज्म हुआ, इंपीरियलिज्म था या मॉडर्नाइजेशन पर से हम बात करते, उससे जो हमें फ़ायदे हो रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं, वो चीज़ें हम उस तरह से उसमें बता सकते थे। उसके अलावा जो एग्जांपल अगर मैं दूँ, जो क्वेश्चंस आते थे, जैसे टैलकट पासन का था हमारा फंक्शनल प्री रिक्विसाइट वाला, कि जितने भी बॉडीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो उस फंक्शन को इन्हांस करना, उसको भी लिंक करना, जैसे फैमिली और हाउस होल्ड वाला चैप्टर है, तो वहाँ से मैं फैमिली का एग्जाम्पल उठाती थी कि किस तरह से फैमिली फंक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक वेज में, जैसे कई लोग होते हैं जो अपनी फैमिली का ही बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो फैमिली का वो फंक्शनल रोल वहाँ आ जाता है, एक रिप्रोडक्टिव रोल हो जाता है फैमिली का। तो इस तरह से जो है मैं हर चैप्टर को लिंक करके पढ़ती थी, ताकि एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती रहे, आंसर जो है वो बोरिंग और मोनोटोनस ना लगे, और सिर्फ बहुत बुकिश आंसर ना लगे हमारा। हमें जो हमेशा आंसर राइटिंग होता है, चाहे वो जीएस के हो चाहे ऑप्शनल के लिए हो, हमें हमेशा अपना आंसर दूसरों से अलग बनाने का कोशिश करना होता है। तो ये चीज़ें वही है जिससे हमारा आंसर जो है वो यूनिक लगेगा, और एक तरह से हमारे मार्क्स जो हैं वो उसमें एड ऑन जो है वो होते चलेंगे। उसके अलावा बेसिक स्ट्रैटेजी का अगर हम बात करें, तो मैंने वही जो मैंने बताया, एक प्लान्ड वे में मैं शेड्यूल बनाती थी, 3 आवर्स में अपने ऑप्शनल को देती थी। मैंने जो नोट्स हैं खुद प्रिपेयर किए थे, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। जब नोट्स मैंने बनाए थे, उसको एंड मोमेंट में मुझे रिवाइज़ करने में ईजी रहता था। तो अगर बात रही कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, तो मैंने खुद तो कोचिंग नहीं लिया है सोशियोलॉजी का, मैंने जितना हो सके अपने से ही प्रिपेयर किया है। तो मुझे लगता है अगर आप टेक्निकल ऑप्शनल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोचिंग का रिक्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें समझने का बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फॉर्मूलाज ये सब हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आप थ्योरेटिकल ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल लेते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, PSIR हो, या आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना हो सके आप ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करिए, काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, स्लीपी क्लासेस का मटेरियल अवेलेबल है, जो कि मैंने भी यूज़ किया था पेपर 2 के टॉपिक्स के लिए स्पेशली। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ होती हैं, मैंने ट्रिम्प हाइस का टेस्ट सीरीज़ लगाया हुआ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम मेंस दिया था 2021 में, तभी मैंने ट्रिम्प का ही लगाया था, और सेकेंड अटैम्प्ट में ही मैंने ट्रिम्प का टेस्ट सीरीज़ ही लगाया हुआ है। टेस्ट सीरीज़ से ये होता है, आपका प्रैक्टिस हो जाता है, आप अपनी गलतियाँ समझ जाते हैं, और जो फीडबैक मिलता है तो उससे आपको ये समझ में आने लगता है कि आपका अप्रोच कहाँ गलत जा रहा है, और आप कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आंसर में ऐड करने के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड होते हैं इंस्टीट्यूट से, तो वो आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि पेपर लगाने के साथ साथ उस पेपर को एनालाइज करना और क्या हम ऐड कर सकते हैं, वो मॉडल आंसर से ही पता चलता है, तो उसको भी हम ऐड करते हुए चल सकते हैं। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ, वो ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एक पीयर ग्रुप में करें, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड वे में करते हैं तो एक तरह से आपको फीडबैक, क्योंकि आप स्टार्ट से ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मैंने जो था टेस्ट सीरीज़, जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, उसके बाद जो गैप था, तब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स के पहले आप बिल्कुल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, तो तब भी जो है आप डेली 1 या 2 आंसर सोशियोलॉजी के जो भी ऑप्शनल आपका है उसके आप लिखिए। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, क्योंकि जितना मैंने सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऑब्जर्व किए थे, जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, क्योंकि सिलेबस उतना है, टॉपिक्स उतने ही हैं, और कुछ टॉपिक्स
टॉपिक्स होते हैं जो नियर अबाउट हर साल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली, हाउस होल्ड का और किनशिप का जो टॉपिक है वो हर साल हमें देखने को मिलता है। जो हमारे 6 थिंकर्स हैं पेपर 1 में और 3 पेपर 2 में, उन थिंकर्स में से 2-3 थिंकर्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इसमें आप डेली 1-2 आंसर लिखिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, उनसे आप फीडबैक लीजिए। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल IAS बाबा का वेबसाइट है, उस पर आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा चहल अकेडमी का वेबसाइट होता है, उसमें आप अपने आंसर्स अपलोड करिए और विद इन 1 और 2 डेज़ वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी इसी तरह से इम्प्रूव जो है वो एक तरह से होती रहेंगी। उसके अलावा ऑप्शनल के लिए जो किया जा सकता है वो ये कंसिस्टेंसी। ये मत कि आज आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, एक कंसिस्टेंट वे में ऑप्शनल करिए, क्योंकि ये ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि 500 मार्क्स जैसे कि मैंने बताया उसमें है। तो आप कंसिस्टेंटली डेली जो है अपना ऑप्शनल करिए। प्रीलिम्स के 3 to 4 मंथ्स पहले आप अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। मैंने यही कोशिश की थी कि कम से कम प्रीलिम्स के पहले मेरा जो ऑप्शनल है वो एक तरह से प्रिपेयर्ड हो, ताकि प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो मेरे पास टाइम हो, तब मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और उस पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। उससे मुझे प्रिपरेशन ना रहे कि मुझे बुक पढ़ना बाकी है या मुझे टॉपिक्स प्रिपेयर करना बाकी है। तो आपका जो जनरल ओवरव्यू है अपने ऑप्शनल का, वो आपका प्रीलिम्स के पहले तैयार होना चाहिए। आप अपने ऑप्शनल के साथ तैयार होने चाहिए प्रीलिम्स के पहले ही। तो कई बार ये क्वेश्चन उभर के आता है कि हमें टेस्ट कब लिखना चालू करना चाहिए। तो ऑप्शनल के लिए मुझे लगता है जब आप प्रिपेयर्ड हो, एक तरह से जब आपका ऑप्शनल पूरा कंप्लीट हो गया हो, आप तभी टेस्ट लिखना चालू करिए। सेक्शनल से स्टार्ट करना चाहिए। सेक्शनल से स्टार्ट करने में ये होता है कि आपका एक बहुत बर्डन नहीं पड़ता कि पूरा पेपर 1 का आपको पढ़ना है। सेक्शनल में रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके होता है, तो आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं और आप पेपर लिखते जाइए। उसका जब सेक्शनल हो जाएगा तो एक तरह से आपका पूरा पेपर 1 कवर या पेपर 2 कवर हो जाएगा, फिर ही आप फुल लेंथ टेस्ट पे जा सकते हैं। जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे होते हैं तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि ऑप्शनल जो है वो हमें डिटेल्ड वे में पढ़ना है। जैसे GS होता है, हम कभी कभी ओवरव्यू लेके हम फिर अपना अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर लिख सकते हैं, बट ऑप्शनल में हमें जो अपना इंटेलेक्चुअल और जो नॉलेजेबल बेस है थोड़ा थ्योरेटिकल हमें ऑप्शनल में होना ही पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल में वो एक तरह से हमारा एक्सपर्टाइज मांगते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर चॉइस रहता है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। अगर वो हमने चूज़ किया है तो मतलब हमें उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। इसलिए जो थ्योरेटिकल पार्ट में आप ऑप्शनल पे फोकस करिए, तो इस तरह से अपना हमारा जो ऑप्शनल है वो प्रिपेयर हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू।